सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सके जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। Next question says on dishonor of a bill, the holder in due course presents the bill to a notary public to record the facts of dishonor on the bill or on a paper attached to the bill. It is called dishonor, noting charges, protesting charges. तो दो तरह की चीजें होती हैं, वन इट इज अ नोटिंग एंड अदर वन इज अ प्रोटेस्टिंग। साथ में यहाँ पर एक टर्म को इस्तेमाल किया गया है, दैट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन पर्सन रहता है? जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू फॉर वैल्यू एक्सचेंज में रिसीव करता है। लाइकवाइज पर्सन ई ने पर्सन एफ के साथ कोई डील की, कोई सामान इससे एफ से परचेज किया, उसके बदले में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, चेक लगा लीजिए, एक चेक जो था वो पर्सन एफ को दे दिया। ठीक है, तो चेक भी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है, तो पर्सन एफ को दे दिया। अब यहां पर इसने एफ ने क्या किया? गुड्स टू गुड्स बेसिस पर, यानी कि वैल्यू फॉर वैल्यू बेसिस पर यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों किया? क्योंकि इसने बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर डाउट नहीं किया कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये लेजिटिमेट है या नहीं है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास एक राइट आ जाता है कि जिस पर्सन ने इसको ड्रॉ किया है, या फिर जो ओरिजिनेटर आप कह लीजिए, या फिर जो इंटरमीडिएट होल्डर कह लीजिए, हो सकता है कि ये ड्रॉर हो या फिर हो सकता है ये होल्डर हो। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर बिल पहले ए ने ड्रॉ किया हो, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, एंड फर्दर यहां पर होते हुए पर्सन ई के पास पहुंचा, पर्सन ई ने एफ को दे दिया। अगर ये बिल डिफॉल्ट होता है, बिल जो होता है डिसऑनर होता है, तो उसके केस में सभी पर्संस जो हैं इसके दायरे में आएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड, इट इज रिगार्डिंग द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। जब एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिसऑनर होता है नॉन पेमेंट के कारण, तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को नोट करवाना पड़ेगा बाय द नोटरी पब्लिक। तो नोटरी पब्लिक से नोट करवाना पड़ेगा। तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर जब डिसऑनर होता है वहां पर नोट करवाना पड़ता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड ये जो नोटिंग होती है ये पर्सन जो एफ है वो खुद भी करवा सकता है या फिर इसका एजेंट भी करवा सकता है। तो नोटरी अफसर जो होगा वो क्या करेगा? इसकी एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, एंड बिल के ऊपर नोट दे देता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट अटैच था बिल के साथ उसके ऊपर नोट दे देता है। उसे हम क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड नोटिंग। इस चीज को हम क्या कहते हैं? नोटिंग कहते हैं, जहां पर एंट्री कर ली गई एंड नोट दे दिया गया। ओके, एंड प्रोटेस्ट क्या रहता है? प्रोटेस्ट के केस में एग्जैक्ट कॉपी जो है बिल की, जो पर्सन प्रोटेस्ट कर रहा है एंड जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, टाइम एंड प्लेस जो होता है प्रोटेस्ट का, जो स्टेटमेंट है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, एंड और पेमेंट की जिसे रिफ्यूज किया गया है, रीजंस जो दिए गए हैं, उन सभी चीजों को नोट करता है एंड एग्जैक्ट कॉपी के ऊपर मेंशन करता है, एंड उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सील एंड जो नोटरी का जो सील है वो भी लगाता है, सिग्नेचर भी करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रोटेस्टिंग। ओके, तो यहां पर क्या कहा गया है कि ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल द होल्डर इन ड्यू कोर्स presents the bill to a notary public to record the facts of dishonor on the bill or paper attached to the bill. It is called what? Noting. तो उसे हम क्या कहते हैं? Noting कहते हैं। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी will be the right answer over here. Next question says when the goods are sent by the consignor to the consignee, they are accompanied by. तो consignor कौन होता है? जैसे जो goods जब भेजी जाती हैं तो जो सेंडर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसाइनर कहते हैं। एंड जो रिसीवर होता है कंसाइनमेंट का उसे हम कंसाइनी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। यानी कि जो रिसीवर है वो कंसाइनी होगा एंड सेंडर कौन होगा? कंसाइनर होगा। ओके, एंड ये जरूरी नहीं है कि ये सेलर हो एंड ये बायर हो। मे भी हो सकता है कि सेलर का एजेंट हो जिसने आगे कंसाइनमेंट को भेजा हो, एंड रिसीवर के केस में भी ये चीज हो सकती है कि बायर का एजेंट हो जिसने आगे रिसीव किया हो। ओके, तो हो सकता है कि ये अपने ये एजेंट के बतौर भी काम कर रहे हो, ये चीज भी हो सकती है। एंड जब तक जो गुड्स की पेमेंट थी, यानी कि गुड्स भेजी गई होंगी यहां पर, तो गुड्स के कुछ प्राइस भी होगा। जब तक ये जो प्राइस है ये पे नहीं किया जाता इन फुल, यानी कि पूरे का पूरा जो अमाउंट है वो कंसाइनी के द्वारा पे नहीं किया जाता, तब तक जो ऑनरशिप है गुड्स की या फिर कंसाइनमेंट की वो कंसाइनर के पास ही रहती है। ओनरशिप रिमेन्स विद द कंसाइनर। एंड जब गुड्स को भेजा जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, तब उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट रहता है? दैट इज कॉल्ड द प्रोफोर्मा इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस
तो जो भी आइटम्स परचेज की गई हैं उनको डिस्क्राइब करता है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मे बी शिपिंग का वेट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या हैं, वो सभी इसमें चीज़ें मेंशन रहती हैं। ओके, तो ये एक प्रिलिमिनरी बिल ऑफ सेल होता है जो बायर को भेजा जाता है इन एडवांस ऑफ अ शिपमेंट या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम पर दिया जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेज द फीचर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आर, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सेज टू कैरी ऑन अ स्पेसिफिक जॉब, जैसे हमने देखा था कि एक वेंचर है, वहां पर डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो एग्रीमेंट है वो किया गया है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी सेज द एग्रीमेंट गोज ओवर एज सुन एज स्पेसिफिक जॉब इज कंप्लीटेड। तो हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कोई मिनिमल के लिए हो, तो डिपेंड करता है एग्रीमेंट क्या है। जैसे ही एग्रीमेंट की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो जाती है तो एग्रीमेंट क्या है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर, दैट ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, व्हेन अ स्पेशल फंड एग्जिस्ट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट शुड बी ट्रीटेड एज। अगर कोई स्पेशल फंड एग्जिस्ट करता है तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो अभी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हम जानते हैं। द थिंग इज कि कैपिटल फंड अलग चीज है एंड जो स्पेशल फंड है दैट इज डिफरेंट, यानी कि दोनों चीजें क्या है, सेम नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय अबाउट द स्पेशल फंड। स्पेशल फंड होता क्या है, ठीक है। तो स्पेशल फंड वो फंड है जिसे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्रिएट करती है। लाइकवाइज हो सकता है कि कोई चैरिटी वाली फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो चैरिटी हॉस्पिटल बनाना चाहती है। वो क्या करना चाहती है, चैरिटी हॉस्पिटल बनाना चाहती है। तो इस चैरिटी हॉस्पिटल को बनाने के लिए उन्होंने एक फंड साइड पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक फंड को साइड पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है एंड जो अमाउंट होगा स्पेशल फंड के लिए वो स्पेशल डोनेशन के अंडर भी आ सकता है, एक्सेस इनकम भी हो सकती है। यानी कि जैसे हमने बताया था आपको कि अगर आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो वो जैसे प्रॉफिट लॉस होता है तो वो भी यहां पर इस फंड में आ सकती है, ठीक है, एक्सेस है जो। एंड ये जो स्पेशल फंड क्रिएट किया जाएगा ना, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर शो किया जाएगा। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर शो किया जाएगा। एंड अगर इस फंड में से कोई अमाउंट जो है वो किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, बेटरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें से किसी अमाउंट की, तो वो जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो एसेट साइड पर आएगी, लेकिन ये जो फंड रहेगा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि while preparing the final accounts of non-trading concern, when a special fund exists, the expenses relating to it should be treated as। अगर कोई यहां पर एक्सपेंस किए गए हैं स्पेशल फंड से तो ये एक डिडक्शन होगी उस, यानी कि कोई एक्सपेंस जो किए गए वो एक्सपेंसेस इस स्पेशल फंड में से कम कर दिए जाएंगे इन द बैलेंस शीट। ओके, दैट इज द केस। ओके, तो ऑप्शंस यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन डी फिट्स द बेस्ट, दैट द एक्सपेंसेस शुड बी शोन as deduction from the special fund in balance sheet. Option D is the right answer here. Next question says which of the following formula for calculation of compounded interest is not matched? तो compound interest का formula क्या होता है, principal multiply by 1 plus r and जितना time period है raised to power n हो गया, and r को हम normally decimal part में लिखते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो सीधा हम इसे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपका कंपाउंडिंग है ये एनुअल कंपाउंडिंग के लिए है। एनुअल कंपाउंडिंग के लिए अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए करना होगा तो आर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बन जाएगा। ओके, एंड अगर आर डिवाइड बाय कर देंगे 12 तो ये मंथली कंपाउंडिंग बन जाएगा। ओके, इसी तरह से जो एन रहता है, अगर आर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो एन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि एन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यहां इस केस में क्या होगा, अगर मंथली कंपाउंडिंग है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, जो n है नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 12 हो जाएगा अगर मंथली कंपाउंडिंग करना। ओके, इस तरह से रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कौन सा फॉर्मूला जो मैच नहीं कर रहा, तो p इंटू 1 प्लस आर एनुअल कंपाउंडिंग के लिए बिल्कुल सही है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पर रेज टू पावर अगर तो यहां पर 1 है फिर भी यहां पर 1 इंटू 4 आना चाहिए। ओके, सिमिलरली फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली भी है तो यहां पर जो आपका रेज टू पावर है 2 आना चाहिए अगर सिंगल ईयर के लिए भी है। ओके, एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीकली कंपाउंडिंग यहां पर क्या आना चाहिए था,
वीकली कंपाउंडिंग के लिए फॉर्मूला आना चाहिए था यहाँ पर P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स है, 52 एंड मल्टीप्लाइड बाय 52, तो दैट वुड बी द आंसर। तो यहाँ पर अगर बाकी का कंसर्न देखें तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर रॉन्गली मेंशन्ड है। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेब्ट कैपिटल होती क्या है। तो कैपिटल जो होती है, अगर हम लोन वाइज देखें, ठीक है, तो जो पैसा कंपनी के द्वारा मार्केट से उठाया जाता है वो दो तरह का होता है। एक आपके पास होती है यहाँ पर इक्विटी कैपिटल, एक आपके पास क्या होती है, इक्विटी कैपिटल होती है, एंड दूसरी आपके पास क्या होती है, सेकंड इज द डेब्ट कैपिटल, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात की गई है। ओके, जो इक्विटी कैपिटल होती है ये लाइफ टाइम के लिए होती है एंड इसे वापस नहीं करना पड़ता, यानी कि कंपनी के पास जो इक्विटी के थ्रू पैसा रहता है ये लाइफ टाइम के लिए रहता है, ये वापस नहीं करना पड़ता। लेकिन जो डेब्ट कैपिटल है इसे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इसे वापस करना पड़ता है, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इस कैपिटल को वापस करना पड़ता है। एंड जो इक्विटी कैपिटल होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्हें कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलती है, नो फिक्स्ड रिटर्न। लेकिन जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेब्ट कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें एक फिक्स्ड रिटर्न, एक प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलती है। तो यहां पर एक फिक्स्ड यहां पर रिटर्न मिलती है इन्वेस्टर्स को, किस रेट के ऊपर, जो पहले ही डिसाइडेड होता है, प्री डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर हम बेसिकली बॉन्ड्स की बात करें, यानी कि बॉन्ड्स के केस में जो कूपन मिलता है वो मिलता रहता है इन्वेस्टर को। ओके, तो उस चीज की यहां पर बात करें। जो इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ओनरशिप बन जाती है इनके पास, ये मालिक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेब्ट होता है ये एक लेंडर की तरह काम करते हैं, ये एक लेंडर की तरह काम करते हैं, ना कि ऑनर की तरह काम करते हैं। ओके, तो जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं वो क्योंकि ऑनर हैं तो वो मैनेजमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो डेब्ट इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये दो कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द डेब्ट कैपिटल। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कंपनीज है दो चीजों पर रिलाई करती हैं, या तो वो डेब्ट के ऊपर रिलाई करती हैं या फिर इक्विटी के ऊपर रिलाई करती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है। तो इस डेब्ट को उठाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ जो कीमत है, कॉस्ट है, वो पे करनी पड़ती है। तो पीछे जो हमने डेब्ट कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी, यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो आपको एक जो इन्वेस्टर है उसे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है, एंड दूसरा हमने पढ़ा टू बी रीपेड, यानी कि जो कंपनी है जिसने फर्म ने ये डेब्ट उठाया है उसे ये डेब्ट रीपे करना पड़ेगा एक फिक्स्ड डेट पर, स्पेसिफाइड डेट पर, एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो आरओआई एंड डेट जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी फर्म को, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको कूपन पे करना पड़ रहा है, या फिर जो रिडेम्पशन वैल्यू देनी पड़ेगी, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है, जो मैच्योरिटी के ऊपर वैल्यू मिल रही है। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं कि ₹100 बॉन्ड है 12% के ऊपर फॉर 5 ईयर्स, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आप उस पर्सन को 5 साल के लिए एनुअल अगर आप कूपन दे रहे हैं तो ₹100 की वैल्यू पर 12% के रेट से ₹12 पर ईयर आप उसको 5 साल के लिए फॉर 5 ईयर्स आप उसको कूपन प्रोवाइड करेंगे, कूपन पे करेंगे। एंड सेकेंडली जब मैच्योरिटी होगी 5 साल के बाद, आप इसकी रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि जो फेस वैल्यू थी, अगर नॉर्मल बॉन्ड की बात करें तो ₹100 ये भी पे किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पे करनी पड़ रही है। तो ये क्या है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रही है फर्म को। ओके, तो उसी चीज के बारे में यहां पर पूछा गया। तो ऑप्शन ए यहां पर कह रहा है जो सिक्योरिटी है या फिर जो बॉन्ड है मे बी रिगार्डेड एज एन एसेट दैट पेज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीवेबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जिसने इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी के बॉन्ड में या सिक्योरिटी में। तो वो क्या है, एक एसेट है जो उसको एक सीरीज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि एन्युटी पे कर रहा है। ओके, सेकंड इट सेज वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स। फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स कौन सी है, जैसे यहां पर हर साल ₹12 मिल रहे हैं, तो ये क्या है, आने वाले टाइम में मिल रहे हैं ना। जैसे अगर हम आज की बात कर रहे हैं कि 2000 मान लीजिए 19 की बात कर रहे हैं, 20 की बात कर रहे हैं, तो 2019 में अगर शुरू कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल में 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे आपको 5 साल के लिए क्या मिलेगा, ₹12 मिलेंगे। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इस फ्यूचर वैल्यू को हम आज की डेट में काउंट करेंगे, क्योंकि वही क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी होती है। अगर हमने वैल्यू निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है।
तो वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी क्या है? दैट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स. ओके. थर्ड, इट सेज द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स अ फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट, जो उसे कूपन की फॉर्म में यहां पर मिल रहा है. ओके. एंड रिडेम्पशन वैल्यू, यानी कि जो मैच्योरिटी पर आपको ये वैल्यू मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द रिडेम्पशन वैल्यू. तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says which of the following statements are true. Statement number 1, option A says over here, when the required rate of return is equal to the coupon rate. तो कूपन रेट अभी हम जानते हैं कि कूपन रेट क्या है, जो आपको फिक्स्ड एक पेमेंट मिल रही है. मे बी जो एन्युटी है वो डिपेंड करता है कि आपका हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है या फिर ईयरली है. ठीक है, तो उसकी उसे हम क्या कहते हैं, उसे कूपन रेट कहते हैं. एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो बॉन्ड जनरेट करता है, यानी कि वो रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड जनरेट कर रहा है. एंड ये जो कूपन रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपस में रिलेटेड है. इवन बॉन्ड प्राइसेस भी इसके साथ क्या है, रिलेटेड है. कहने का मतलब क्या है कि हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं. एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू क्या है, 1000 है. फेस वैल्यू कितना है, 1000. उसके ऊपर जो कूपन है दैट इज 10%. कूपन रेट कितना है, 10% है. तो अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो मार्केट रेट चल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, अगर वो भी 10% के इक्वल रहेगी, अगर यानी कि ये दोनों रेट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है, वो उसके फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा. इन दैट केस जो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो उसके फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो ये न्यूमेरिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब आपका कूपन रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल हो जाता है, तो उसके केस में जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है जो दैट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. ओके. तो ये यहां पर फर्स्ट केस है जहां पर हम कह रहे हैं कि कूपन आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल है. सेकंड केस क्या है, जहां पर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है कूपन रेट से. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है कूपन रेट से. ठीक है, यहां पर कूपन कितना है, 10% है. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए कितना है, 11% है. तो इसके केस में जो कूपन रेट है वो कम है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगी, जहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कूपन रेट से ज्यादा है, तो उसके केस में जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगी दैट विल बी लेस देन द फेस वैल्यू. वो फेस वैल्यू से कम होगी. ओके. यानी कि इन्वर्सली रिलेशनशिप है इनका. अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा. बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा. अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा. एंड थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इसका ऑपोजिट केस है, जहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है कूपन रेट से. एंड अगर ये केस है तो उसके केस में जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फेस वैल्यू. ओके. तो यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए कह रही है यहां पर, when the required rate of return is equal to the coupon rate, the value of the bond is equal to its par value, that is the face value. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट है. ऑप्शन बी says when the required rate of return is greater than that of the coupon rate, the value of the bond is equal to its par value. That's wrong. ऑप्शन सी भी यहाँ पर ऑपोजिट कह रहा है, when the required rate of return is less than, तो उसके केस में ये इक्वल कह रहा है. सो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है. So option A will be the right answer over here. Next question says capital adequacy is defined as. तो CAR जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जनरली आप इसके बारे में पढ़ेंगे बेसल में. ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स में इनकी बात की जाती है, अकॉर्ड्स में इसकी बात की जाती है. तो इसे हम CAR भी कहते हैं या फिर CRAR भी कहते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो. ओके. तो जनरल सी बात है, जो भी एक्टिविटी कोई बैंक कर रहा है, ठीक है, चाहे वो जब लोन देता है, पर्टिकुलरली जब बैंक एडवांस दे रहा है, ठीक है, तो उसके केस में क्या है, जो भी लोन उसने दिया है उसमें रिस्क्स एसोसिएटेड हैं. उसमें क्या है, रिस्क एसोसिएटेड है कि डिफॉल्ट ना हो जाए, ठीक है, इनकम ना कम हो जाए. तो कई तरह के जो रिस्क है यहाँ पर इन्वॉल्व है. तो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली ये रेशो जो है वो कैलकुलेट की जाती है. उसका मेन मोटिव क्या है कि कल को जो पैसा बैंक ने लोन के रूप में दिया है वो डिफॉल्ट ना हो जाए. तो ये पैसा बेसिकली जो आगे लोन के लिए दिए, ये किसी डिपॉजिटर ने जमा करवाया होगा बैंक के पास, तो वही पैसा बैंक आगे दे रहा है. बैंक तो सिर्फ क्या है, एक इंटरमीडिएटर है जो एक ट्रस्ट सील प्रोवाइड कर रहा है. ओके.
तो ये पैसा जो बैंक के पास आया है ये आगे बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए, एंड बैंक जो है इसका पैसा रीपे ना कर पाए फ्यूचर में, इसके लिए बेसल नॉर्म्स आए। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सुपरवाइजरी बैंक है यहाँ पर इंडिया में, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि उसने आपको कहा कि आपको जितना भी आप रिस्क एसोसिएट कर रहे हैं एक एसेट के साथ, ठीक है, दैट इज वाई हम एसेट नहीं कहते हैं, यहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं रिस्क वेड एसेट, यानी कि उस एसेट के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके हिसाब से आपको कैपिटल जो है बैंक को मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, तो यही जो है इसकी डेफिनेशन भी है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, यानी कि जो भी आपके कैपिटल फंड्स हैं, चाहे वो टीयर 1 कैपिटल है, चाहे वो टीयर 2 कैपिटल है, ठीक है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय जो भी रिस्क वेड एसेट्स हैं RWA, दैट डिफाइंस द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके, तो यहां पर जो टीयर 1 होती है वो क्या है, बैंक की कोर कैपिटल, इसे कोर कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। आप अगर लिक्विडिटी वाइज समझें तो ये वो कैपिटल है जो जल्दी से आप जल्दी लिक्विडाइज कर सकते हैं, ओके, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होगी बैंक की, शेयर होल्डर्स इक्विटी होगी, ये चीज आती है। जो टीयर 2 कैपिटल है इसमें आपके रिजर्व्स आते हैं, जैसे रिजर्व्स हो गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गए, वो इसका पार्ट बनते हैं, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सबऑर्डिनेटेड टर्म डेब्ट हो गया, वो टीयर 2 का पार्ट बनते हैं। ओके, तो ऑप्शंस में क्या कहा गया यहाँ पे, कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल रिस्क वेड एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन फंड बेस्ड एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बिल्कुल सही है कि आप कैपिटल की ही परसेंटेज देख रहे हैं ना, ये आपकी कैपिटल है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, तो जितने भी आपके रिस्क वेड एसेट है, चाहे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, चाहे नॉन फंड बेस्ड है, तो सभी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो परसेंटेज है दैट इज अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके, सो क्लियरली ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द कैश फ्लोज इज नोन एज, कि जो आप फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लोज की, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, यील्डिंग, डिस्काउंटिंग, हेजिंग। तो दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। जब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। कहने का मतलब है मेरे पास 5 साल बाद 5 लाख रुपए होंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को मैं आज की डेट में देखता हूं, तो 5 लाख की वैल्यू 2024 में अगर मेरे को 5 लाख मिलना है तो आज की डेट में उस 5 लाख की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 लाख होगी, 5 लाख होगी। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट में मेरे पास 5 लाख होते तो उस 5 लाख को मैं उस टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ ROI मिलेगा, कुछ ना कुछ गेन होगा। तो जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलना है आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, कम है। इसी तरह से जो पैसा मेरे पास आज की डेट में है, ठीक है, तो फ्यूचर की वैल्यू आज की डेट में देखी तो मैंने क्या किया, डिस्काउंट किया, जो मेरे को एक्सपेक्टेड रेट था उस रेट के ऊपर मैंने वैल्यू को क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। इसी तरह से मेरे पास अगर आज की डेट में 5 लाख रुपए हैं तो फ्यूचर में अगर मैं उसकी वैल्यू देखता हूं तो मैं उसकी वैल्यू को क्या करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड करूंगा, उसमें ऐड करूंगा वैल्यू को, ठीक है। दैट इज वाई जब फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग करते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो उसमें डिस्काउंटिंग करते हैं। ओके, हैजिंग जो रहती है टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद द सेफ गार्डिंग, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसमें हैज कर रहे हैं, उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। यील्ड जो है दैट टर्म इज एसोसिएटेड विद दी, कि आप उससे कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, ओके, या फिर आपको कितना पैसा इस टाइम पर मार्केट देने को तैयार है, दैट इज रिगार्डिंग द यील्ड। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ विच इन NPV इक्वेशन at which the present value of the cash flows of a project is equal to its initial outlay। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, बेसिक क्या है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बजटिंग की एक टेक्निक है। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि जो भी आपके पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनफ्लो, पैसा जो आ रहा है, आउटफ्लो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज पर्सन ए ने कोई इन्वेस्टमेंट की किसी प्रोजेक्ट में तो उसने 1 लाख रुपया लगाया यहां पर, तो ये क्या है, आउटफ्लो है। ये क्या है, आउटफ्लो है, उसका पैसा लगा है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद उसको पैसे आने शुरू हो गए तो वो क्या है, इनफ्लो है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, कैश फ्लो की बात कर रहे हैं सिंपली। यानी कि आप क्या करते हैं, इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी कि फ्यूचर में पैसा मिलना है, हम प्रेजेंट में उनकी वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है, एंड जिस रेट के ऊपर हम उसे डिस्काउंट करेंगे वो रेट किसके इक्वल होगी,
कि जो भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है आउटफ्लोज की, यानी कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी इनफ्लो हुए जो भी आउटफ्लो हुआ, इन सभी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी जिस रेट के ऊपर वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। सो ये क्या है, एक डिस्काउंट रेट है। ये क्या है, एक डिस्काउंट रेट है। ओके, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेट ऑफ डिस्काउंट इन नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वेशन एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू द इनिशियल आउटले। ओके, so clearly option C is the right answer over here. Next question, it says the sensitivity of a bond price to change in interest rate is called, यानी कि बॉन्ड का जो प्राइस है, मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड जो प्राइस है, बॉन्ड प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप में है। किस तरह के रिलेशन में है, इनवर्सली रिलेशनशिप में है। बॉन्ड प्राइस अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है बॉन्ड प्राइस कम करेगा। तो इस सेंसिटिविटी को कि बॉन्ड प्राइस चेंज हो रहा है विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट वी नीड टू टेल ओवर हियर। तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड वॉलेटिलिटी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड वॉलेटिलिटी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। Next question, it says the technique that can be suggested to the decision maker who is faced with the problem of appraising investments where the future cash flows are not certain. तो कौन सी टेक्निक हम सुजेस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज XYZ फर्म है, अब इसने क्या करना है, एक डिसीजन लेना है किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये किसका पार्ट हो गया, कैपिटल बजटिंग का पार्ट हो गया कि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें जो फ्यूचर के इनफ्लोज हैं, फ्यूचर में जो पैसा आना है, इनके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है। ओके, तो इसने इन्वेस्ट करना है पैसा, लेकिन फिर भी तो इसे कौन सा हम वैल्यू देंगे, कौन सी टेक्निक सुजेस्ट करेंगे जिसके थ्रू ये आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इट सेज एक्सपेक्टेड एनपीवी रूल, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि डिफरेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, यही चीज होनी चाहिए ना कि आपने 1 लाख रुपया तो इन्वेस्ट ही कर दिया, उसके बाद आपको 2 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है, तो आपने डिफरेंट कंडीशंस निकाली, रिस्क प्रीमियम लगाया, सब चीजें लगाई, उसके हिसाब से आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाल के देखी। तो वो वैल्यू अगर आपके पास 1.25 लाख आई, कहने का मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा आई, तो वो क्या हुई, पॉजिटिव वैल्यू हुई ना 25,000 की। ठीक है, तो अगर ये एनपीवी आपके पास पॉजिटिव रहता है तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक कर सकते हैं। ओके, सेकंड रह गया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच, यानी कि आप रिस्क को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, चीज वही सेम ही है, एनपीवी वाली चीज ही है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड क्या रहता है कि आप डिफरेंट रिस्क को ध्यान में रखते हुए रिस्क प्रीमियम भी इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डिस्काउंट रेट देखते हैं। सो वो भी पर्सन जो है टेक्निक अप्लाई कर सकता है। थर्ड, इट से सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि कल की मार्केट के सिनेरियो का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कल को मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। तो ये ना हो ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% भी चेंज हुआ तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो एकदम से ही डाउन चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को एनालाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हम उसे सजेस्ट करेंगे। तो तीनों ही टेक्निक्स हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं जो पर्सन यहां पर डिसीजन लेने के लिए बैठा है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर गलत बताई गई है। ऑप्शन 8 सेज कैपिटल बजटिंग रिलेट्स टू द प्लान फॉर फ्यूचर कैपिटल आउटलेज एंड इट्स फाइनेंसिंग। बिल्कुल सही है, दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग। ऑप्शन बी 8 सेज एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटले। जो पैसा आपके पास आ रहा है एंड कैश जो आउटले, यानी कि जो पैसा आपने लगाना है, उनके जो प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो कैश आपके इनफ्लोज हैं, जो पैसा आना है, कैश इनफ्लो है इनका सम एंड जो कैश आउटफ्लो है इनका सम, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इनकी प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है। जो यही चीज कही गई है स्टेटमेंट में, तो यही चीज होती है एनपीवी। तो दैट इज ट्रू। ऑप्शन सी इट सेज ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज्ड इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड
तो IRR को कैलकुलेट करने के लिए जो NPV की वैल्यू है उसे आपको क्या करना है, जीरो करना है, जीरो के इक्वल करना है, एंड उस डिस्काउंट रेट को आपने सॉल्व कर लेना जो कि IRR होगी। ओके, लेकिन जैसी नेचर है इस फॉर्मूले की, तो IRR को आप एनालिटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एंड इसे जो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको किस तरह से करना पड़ेगा, हिट एंड आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि NPV आपके पास क्या है, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है आप वो निकाल रहे हैं, जो कैश आपके पास फ्लोज है डिवाइडेड बाय उसकी डिस्काउंटिंग करनी है, माइनस जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब इस NPV को हम इस किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, एंड इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम ऐसा जैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहां पर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ऑप्शन सी भी यहां पर करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट नन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next question says find the steps used in calculating depreciation by using sum of years digit method। तो sum of year जो digit method है इसका इस्तेमाल करते हुए हमें depreciation को कैलकुलेट करना है, तो उसके स्टेप्स हमने बताने कौन से हैं। पहले ऑप्शन कह रही है estimate an asset's useful life, बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर आपने किसी एसेट की यूजफुल लाइफ 5 years निकाली है, तभी उसके जो नंबर हैं डिजिट्स है उनका सम करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो दैट इज इक्वल टू 9, 12, 14, 15, that is equal to 15। Second it says assign consecutive numbers of to each year, बिल्कुल सही है। Count back total these numbers, जैसे हमने 5 के केस में यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है 5 + 4 + 3 + 2 + 1 equal to 15, and get sum of year digit equal to 15। Now divide the original depreciation value by sum of year digit and multiply by the remaining useful life। कहने का मतलब है कि जब हम फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग आपके पास ईयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट दैट इज इक्वल टू 15। तो जो आपके पास वैल्यू है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो तीनों ही जो ऑप्शन है यहां पर करेक्ट है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। Last question says non-monetary transactions of the business are recorded in the subsidiary books, converted into monetary transactions and recorded into books of accounts. Recorded transactions along with the monetary not recorded in the books of account। तो जो कोई भी ऐसी आपकी ट्रांजेक्शन है जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो मेजरमेंट कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, वो क्या कहता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनकी मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे एम्प्लॉय स्किल है तो इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर कंपनी की रिवैल्यूएशन कह लीजिए, पेटेंट की रिवैल्यूएशन कह लीजिए, तो इन चीजों की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो उन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter wise previous questions, mock test and all the study materials. And also subscribe to our channel now, press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.